बच्चों, राधे राधे। चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर का 3rd लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको पहले देखिए, उसके नोट्स कंप्लीट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए सबसे पहले आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे है। ठीक है, क्लास 12 के एकेडमिक के बच्चे बिल्कुल इसको बहुत गौर से देखें। ठीक है, चलिए पेन पेपर ले लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये कोई भी फील्ड का मतलब क्या होता है, उसका अपना एक क्षेत्र। तो सबसे पहले एक बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे फैराडे। कौन थे बच्चों? फैराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया दुनिया को कि भैया कुछ ऐसा फील्ड होता है जिसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसकी कारण से होता है वो बात की बात है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से बच्चों? एक चार्ज की वजह से। मान लीजिए एक चार्ज है क्यू, बच्चों इसे हमेशा कहते हैं सोर्स चार्ज। ध्यान रखिएगा, सोर्स चार्ज। तो इसके चारों तरफ अपना एक स्पेस बन जाता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है बच्चों, ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि ये तुरंत ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो एक चार्ज, इसको फैराडे ने क्या कहा, ये सोर्स चार्ज है। अच्छा, इसके चारों तरफ एक स्पेस, एक रीजन बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फैराडे ने हमें इसके बारे में बताया। ठीक, अब सवाल है कि क्या फील्ड है भी कि नहीं है, ये कैसे पता? तो इसके लिए बच्चों हम एक दूसरा चार्ज ले आते हैं जिसका नाम है क्यू नॉट। ठीक, इसको बोला गया बच्चों टेस्ट चार्ज। क्या बोला गया? टेस्ट चार्ज। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है उसको बोला गया सोर्स चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है उसको टेस्ट करना है, तो उसको टेस्ट करने के लिए जिस चार्ज को लेकर आए बच्चों उसका नाम था टेस्ट चार्ज। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ध्यान से लिखिएगा, टेस्ट चार्ज बच्चों हमेशा +1 कूलम लेते हैं हम लोग। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लेते हैं? +1 कूलम चार्ज का, यानी यूनिट टेस्ट चार्ज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव ही हम कंसीडर करते हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए। जब भी हम इस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझना होगा तो हम वहाँ पे हमेशा क्या मानेंगे बच्चों, कि वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पहले से ही रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बात समझ में आ रही है क्या होती है? एक इसके तरफ ऐसा स्पेस, जब हम किसी चार्ज को लेके आए तो वो फोर्स फील करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर डिफिनेशन की बात करें बच्चों कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ की वो स्पेस जिस पे हमको दूसरे चार्ज को लाने पे हमें फोर्स फील होता है, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला टर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी का मतलब होता है बच्चों तीव्रता, तेज, उसका तेज। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि अगर एक टेस्ट सोर्स चार्ज रखा है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड डेवलप होगी, जिसमें हम टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो ये फोर्स फील करता है। अब सवाल है कि फोर्स कितना, मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, यानी कितना ज्यादा फोर्स फील करेगा, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है उस फील्ड की। मतलब जैसे अगर आप लोग को देखना हो तो थोड़ा सा समझिए, दो मैग्नेट आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, कभी वो पास लाते हैं, अट्रैक्ट कर लेता है, कभी कभी एक दूसरे को रिपेल भी करता है। तब आप सोचिए अगर एक मैग्नेट यहाँ आए तो क्या फील करते थे? नहीं, यानी जितना पास आते गए तो आप ये क्या महसूस करोगे, अपने आप ही वो अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो क्या है उस मैग्नेट की वो स्ट्रेंथ है, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक वैसे ही बच्चों चार्ज के लिए भी होता है, यानी कि चार्ज के पास हम जैसे, यानी कि स्ट्रेंथ क्या बताएगा कि हाउ इफेक्टिव इज दिस फोर्स, या ये फील्ड कितना इफेक्टिव है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है बच्चों, बेसिकली क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? टेस्ट चार्ज के द्वारा फील किया गया फोर्स। टेस्ट चार्ज जितना फोर्स फील करता है बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बाय डिफिनेशन अगर देखा जाए बच्चों, तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। अगर डिफिनेशन देखो बच्चों तो क्या कह रहा है कि यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से? सोर्स चार्ज की वजह से। सोर्स चार्ज क्या हो सकता है बच्चों? सोर्स चार्ज जिसकी वजह से फील्ड डेवलप हुई होगी। अच्छा, सोर्स चार्ज जरूरी ऐसे होगा? नहीं बच्चों,
सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है किसी सरफेस पे, किसी एरिया में, किसी वॉल्यूम में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट जो चार्ज हो वो ऐसा ही हो, ठीक है, वो एक उसकी तरफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनेशन क्या कहती है? पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों? एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए बच्चों, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, या सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर। ये कहाँ से आया? जब आप पोटेंशियल पढ़ेंगे तो आपको इसकी ये वाली यूनिट आपको पता चल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है बच्चों। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए, अब इसके थोड़े से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी प्रोड्यूस होगी या कितनी डेवलप होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि एक चार्ज है Q, ठीक, तो ये हमारा सोर्स चार्ज हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? सोर्स चार्ज हो गया, ठीक है। इससे R डिस्टेंस पे, इस चार्ज से R डिस्टेंस पे हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया, ठीक। तो हमने माना कि यहाँ तक फील्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको टेस्ट चार्ज को रख दिया, ठीक। अब इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, कूलम्बियन फोर्स कितना होगा बच्चों? इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? K Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब तक पहला दूसरा लेक्चर पढ़ रखा है तो आप लोगों को ये फोर्स क्लियर होगा, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला है। अच्छा, K की वैल्यू आप लोगों को पता ही है बच्चों, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर K में, और K की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर लो बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं। F इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। बाई डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फोर्स अपॉन क्यू नॉट। बाई डिफिनेशन तो यही कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। तो E इक्वल टू, जरा देखिएगा बच्चों, F कितना आया? क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और साथ में बच्चों क्यू नॉट। क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो रही है? हाँ या ना? तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। E कितना आया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। ये बात सबको क्लियर रखनी है, ध्यान रखनी है। तो एक टेस्ट चार्ज यानी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होता है बच्चों? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.99 इंटू 10 की पावर 9 होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं? 9 इंटू 10 की पावर 9। हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब आती है बच्चों, चलिए यहाँ से देखते हैं फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ गए क्या है? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा स्पेस जिसमें किसी चार्ज को लाने पे वो चार्ज एक फोर्स फील करता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? अब न्यूमेरिकल के नज़रिए से बच्चों एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कहीं भी पॉइंट चार्ज हो, मान लीजिए पॉइंट चार्ज है Q, कहीं भी पॉइंट चार्ज दिया हो और मैं कहूँ कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ध्यान रखिएगा, मैं ये कहूँ एक Q है और मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस बात को समझना होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों हम लोग इस बात को? बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, ठीक है, आपके बहुत सारे डेरिवेशन में काम आएगा बच्चों। हम ये सोचते हैं कि जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा होगा +1 कूलम का। कितना रखा होगा बच्चों? +1 कूलम का। तो सोच के देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो बिल्कुल न्यूट्रल फोर्स कैसे निकाले हो? कूलम्स लॉ पे ना। फोर्स कैसे निकाले हो? कूलम्स लॉ पे। तो ऑब्वियस है
इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरह काम करेगी, यानी हमेशा एक लाइन के अलोंग काम करती है, हाँ या ना, ठीक है। अब सोचो फोर्स कैसे लगेगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, इस पॉइंट को रिपेल करेगा, किधर करेगा बच्चों, अभी तो ये बना देते हैं आप, और इसी पे एरो बना के इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दीजिएगा, हाँ या ना, ठीक। इन लॉजिक को याद रखना है, क्या किसी भी पॉइंट चार्ज से कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आप सबसे पहले बच्चों डायरेक्शन बनाना है हमें, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, कैलकुलेशन कैसे होगी। तो आप उस पॉइंट पे हमेशा क्या मान लीजिएगा कि वहां पे एक पहले से ही +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो उस +1 कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, उस +1 कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, वो उसको रिपेल करेगा, किधर करेगा बच्चों, दूसरी तरफ, अवे फ्रॉम, ठीक है। तो Q से इस पे E लगा और इधर की तरफ लग गया, हाँ या ना, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, हाँ या ना, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब आती है बात बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको कैसे बताओगे, किसी को कैसे बताओगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो बच्चों एक इमेजिनरी कर्व ड्रा किया गया, जैसे मान लीजिए एक चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हो गया, बच्चों ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये बात हमेशा ध्यान, ऐसा नहीं कि चार्ज रखा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ठीक है, ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है। तो एक बात समझिए, इसके चारों तरफ जो भी स्पेस बना या जो भी रीजन आया जिसमें किसी चार्ज को लाने पे फोर्स फील करेगा, उसको कैसे दिखाओगे। तो बच्चों क्या किया गया, उसको दिखाने के लिए हमने एक इमेजिनरी कर्व ड्रा किया, क्या किया, इमेजिनरी कर्व ड्रा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ठीक। हमने एक इमेजिनरी कर्व, हमें पता नहीं था, हमें कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं थी, हमने कहा यहाँ फील्ड है, किसी को बताओ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, बताओ किसी को, कैसे बताओगे, तो कोई तरीका नहीं है, दिखता नहीं है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा है, इनविजिबल है, बस इसका इफेक्ट रियल है, ध्यान रखिएगा, जैसे ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या दिख रहा है, हमको दिख नहीं रहा है लेकिन इसका इफेक्ट तो है, ठीक। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इनविजिबल होता है लेकिन इसका इफेक्ट रियल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये बात इतनी समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना, क्लियर है सारी बातें, ठीक है। चलिए बच्चों, तो पहली बात हो गई, ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हमने एक कर्व सा बना दिया, जरूरी नहीं है ऐसा ही बनाए, जैसे मन करे वैसे कर्व बना दो, ठीक है। तो हमने एक इमेजिनरी कर्व बनाया बच्चों, क्या किया, इमेजिनरी कर्व एक ड्रा किया गया, ठीक है। अच्छा, एक कर्व ड्रा करने के बाद बच्चों इसके किसी भी एक पॉइंट को हमने चुन लिया, कोई भी एक पॉइंट चुन लीजिए आप, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट है 1, मान लीजिए ये पॉइंट है 2, ठीक। और इस पॉइंट पे बच्चों हम लोगों ने टेंजेंट ड्रा करा, क्या करा, टेंजेंट ड्रा किया, टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो इसको टच करते हुए जाएगी। अब इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन थी, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जो टेंजेंट की डायरेक्शन थी, वो जो टेंजेंट ड्रा हुआ बच्चों, वो हमको क्या बताने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हमको ये बात उसने बताने लगा। जैसे हमने कहीं पर लाइन खींची और हमें किसकी डायरेक्शन बता, जैसे आप लोग फोर्स में क्या करते हो कि इस चार्ज से इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो एक लाइन बनाते हो ना, तो क्या कहते हो कि इस चार्ज से इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ या ना। वैसे ही बच्चों एक इमेजिनरी कर्व ड्रा किया गया और उस इमेजिनरी कर्व पे एक पॉइंट लिया गया, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया, वो टेंजेंट जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने लगा, क्या बताने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये कहा गया कि जो ये कर्व है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आप एक कर्व कैसे भी ड्रा कर लो, इसका कोई वो नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनेंगी, वो बात की बात है, जहां बताना है मुझे, ठीक है। तो कर्व पे टेंजेंट, अच्छा सेकेंड नंबर पॉइंट पे अगर आप इस दूसरे वाले पॉइंट पे ड्रा किया टेंजेंट, तो इस पॉइंट पे जैसे ही टेंजेंट ड्रा किया ये डायरेक्शन मिला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी थी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, एक ऐसी इमेजिनरी कर्व जिस पे टेंजेंट ड्रा करने पे हमें क्या मिल जाए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज दैट इमेजिनरी कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन imaginary curve on which when we draw the tangent we get the direction of electric field। तो इमेजिनरी कर्व एक ऐसा इमेजिनरी कर्व जिस पे टेंजेंट ड्रा करने पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है बच्चों, तो उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उस कर्व को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर है ये बात, ठीक। और अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फील्ड अलग अलग तरीके से ड्रॉ होती है, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, चलिए देखते हैं, यहाँ से देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ये बनाई गई, ये जब डिसाइड हो गया बच्चों, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बात डिफरेंशिएशन क्लियर है,
कि किसी भी कर्व पे, किसी भी इमेजिनरी कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें और मुझे क्या मिल जाए उससे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हम उस कर्व को क्या बोले बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उस कर्व को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उस टेंजेंट को नहीं। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, एक एक करके हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे बहुत ध्यान से। बच्चे इन सब चीजों को ना आप लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि मुझे याद है, आप समझते हैं यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, इसी से आप न्यूमेरिकल कर पाते हैं, इसको आप लोग बहुत आसान समझते हैं और करके छोड़ देते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे कितने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं, आप लोगों ने पीछे के अगर लेक्चर देखे होंगे तो आप देखिए उसमें एडिटिव नेचर पे, क्वांटाइजेशन पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे ही बच्चों इसके प्रॉपर्टीज पे बढ़िया सवाल बनते हैं, तो ध्यान से एक एक प्रॉपर्टी को बहुत डीपली देखेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों हम लोगों की, कि पहली प्रॉपर्टी क्या ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई तो कहां से आई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड विद नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब यह है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी और यहाँ जाके खत्म हो जाएगी, यहाँ से निकलेगी यहाँ जाके खत्म हो जाएगी। ये इस तरीके से ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड विद नेगेटिव चार्ज। हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है? लेकिन अगर एक बात कही जाए कि केवल एक पॉजिटिव चार्ज है और मैं कहूं कि केवल एक नेगेटिव चार्ज है, ये दो अलग अलग हो गई। जरा समझिएगा इस प्रॉपर्टी को बच्चों। अगर केवल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, इस पे आकर के खत्म होती है। अब सवाल है कि ये कहां से, ये कहां जाके खत्म होगा, इसका एंड कहां है बच्चों, इसका एंड है इन्फिनिटी पे, इसका ओरिजिन कहां है, इन्फिनिटी पे। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब अगर सिस्टम हो, दो चार्ज अगर सिस्टम में हो तो पॉजिटिव से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से जनरेट होगा और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगल चार्ज है, आइसोलेटेड चार्जेस है, यानी कि सिंगल चार्ज है पॉजिटिव पे, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी लेकिन खत्म कहां होगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर नेगेटिव की बात करें हम लोग, तो नेगेटिव चार्ज में कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी ना, तो कहां से आ रही होगी वो, उसको हमको ये मानना है कि वो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको स्टार बना के लिखिएगा आप लोग जरूर, ठीक है, ध्यान से सुनिए बच्चों। ये कह रहा है कि फील्ड लाइंस शोज द पाथ ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड फॉलो। मतलब अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हम दूसरे शब्दों में ये कहें बच्चों, तो ये कहा जाता है कि एक ऐसा पाथ है जिसको पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है, जिसको पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे अगर फील्ड है, एक दूसरी डेफिनेशन भी अगर हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के उसमें छोड़ दूं, तो पॉजिटिव चार्ज जिधर जिधर जाएगा मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज किस पे चलता है, along the electric field lines, along the electric field lines। हाँ या ना, कैसे चल रहा होगा, along the electric field lines। ये बात याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के along मूव करता है, ये बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में along तो करता है पर डायरेक्शन में करता है, और नेगेटिव चार्ज जस्ट अपोजिट चलेगा, वो बात की बात है। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, ये कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज शोज द पाथ, ठीक है, ये कहा जाता है कि फील्ड लाइंस शोज द पाथ ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है, जो कि वो फॉलो करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो कि वो केवल फॉलो करता है बच्चों, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए अगली बात, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी डिफिनेशन ही है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी डिफिनेशन को ही बताती है, क्या, कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दूसरे उल्टी तरीके से इसको पढ़ रहा है, अगर इस पर मैं टेंजेंट ड्रा कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाती है। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर एक स्मॉल टेंजेंट ड्रा कर दूं तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, उस टेंजेंट की डायरेक्शन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ पा रही है?
ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों इन सारी चीजों को। ठीक है, चलिए अब इस प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, इस प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन बनता है कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। क्या कह रहा है बच्चे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों? क्लियर है? आपके कभी कभार पूछा जाता है। तो बच्चों चलो एक काम करते हैं, हमें कहते हैं कि इंटरसेक्ट करेगा, तो हमने कहा कि एक लाइन 1 है और एक लाइन 2 है। मैंने कहा कि ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पहली है और ये दूसरी है, ये पहली है और ये दूसरी है। ठीक है, मैंने कहा ये इंटरसेक्ट करेगा, हमने कहा कि इंटरसेक्ट करेगा, हम ये कह रहे हैं कि नहीं करेगा। ठीक है, समझिएगा हमने क्या किया बच्चों, इस पहले वाले कर्व पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये क्या मिला मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, अब इसी पॉइंट पे जब दूसरे कर्व के लिए ड्रॉ करोगे तो फिर मिल गया मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रहा है। क्या हो रहा है बच्चों जरा समझिए, एक ही पॉइंट पे मुझे क्या मिला, दो डायरेक्शन मिला। क्या मिला बच्चों, एक ही पॉइंट पे मुझे दो डायरेक्शन मिला। क्या मिला, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिला, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपसे जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, तो आपको लिखना है बिकॉज if two electric field lines are intersect, then at the point of intersection we get two direction of electric field intensity which is not possible। क्या समझ में आ रही है बात? कैसे लिखेंगे बच्चों कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना? तो इस वाले प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। गौर, तीसरी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, इसमें अगला अलग प्रॉपर्टी की तरह भी देख सकते हो, एक इसको अलग प्रॉपर्टी की तरह बोल सकते हो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्यों नहीं करती है इसका जवाब आपको दे दिया गया। चलिए तो दो प्रॉपर्टी या दो या तीन समझ लो, कि पहली हो गई कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव पे एंड होगी। दूसरी हो गई कि टेंजेंट ड्रा करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। थर्ड हो गई कि दो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं एक बार। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। ये कहता है कि जैसे मान लीजिए बच्चों, इसका ये कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे पास पास होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है क्यू पॉजिटिव का, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, एक यहाँ पॉइंट ले लिया और एक यहाँ पॉइंट ले लिया, तो आपके पास तीन पॉइंट हो गए बच्चों। तीन पॉइंट में यानी कि ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहने का मतलब कि जहां पे फील्ड लाइन पास पास होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जहां दूर दूर होगी वहां कम होगी। यानी अगर इस केस में देखें तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो ये ग्रेटर देन होगा, E2 से ग्रेटर देन होगा, E3 से ग्रेटर देन होगा। हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर है? यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बच्चा ज्यादा होती है। हाँ या ना? क्या ये बात याद रखेंगे सभी? ठीक है, ठीक, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एब्रप्टली वैनिश नहीं होंगी, यानी कि अचानक से खत्म नहीं होती हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं चार्ज आपने रख दिया तो उसके पूरे स्पेस में एक कॉन्टिन्यूअस होगी, एक कॉन्टिन्यूअस होगी, एब्रप्टली कहीं पे चेंज नहीं होती है, मतलब वहां वैनिश नहीं होगी, यानी जीरो नहीं होगी। ठीक है, ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, एक अगली प्रॉपर्टी जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिक्स प्रॉपर्टी। चलिए हम लोग अपने सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, हमेशा सरफेस के कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। क्यों होती हैं ये आपसे पूछा जाएगा। कई बार क्वेश्चन होता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बच्चों एक बात समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, इस बात का जवाब ध्यान से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है इसका मतलब चार्ज मूव नहीं करेगा, इसका मतलब चार्ज मूव नहीं करेगा। एक मिनट के लिए मान लीजिए अगर आपसे ये कहा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो चार्ज का मोशन नहीं हो रहा है, ये बात याद रखें, यानी नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा। ठीक है, अब एक बात एक मिनट के लिए सोचिए, अभी आप लोगों की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग चलता है, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी उसके पाथ को फॉलो करेगा। हाँ या ना? ये अभी पीछे आपको बताया गया कि नहीं? ठीक, चलिए मैंने कहा कि भैया एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे
एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है और एक कंपोनेंट इधर है। ध्यान से समझिएगा, क्लियर है ये बात, ठीक। अगर आपके इसके अलोंग कंपोनेंट यानी जो चार्ज है वो इधर चलने की कोशिश करेगा, ऑब्वियस है, ठीक। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग गई तो इस पे चलने की कोशिश करेगा, यानी ये चार्ज इस सरफेस के अलोंग मोशन कर सकता है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना। मतलब क्या कह रहा है बच्चे कि अगर हम क्या कहें कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर कंसीडर करें, क्यों नहीं होता, क्यों परपेंडिकुलर होता है, इसी का जवाब दिया जा रहा है बच्चों। क्या, ध्यान से सुनिए, हम मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस के जो एक कंडक्टर है इसके सरफेस के अलोंग अगर इसका एक कंपोनेंट है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ऑब्वियस है चार्ज तो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे ही है ना बच्चा। चार्ज कहाँ है, सरफेस के, कंडक्टर के सरफेस पे ही तो है। चार्ज कहाँ है बच्चों, कंडक्टर के सरफेस पे ही तो है। तो अगर मुझे चलना हो, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अगर ये यहीं पे है तो ये चल सकता है, तो ऐसे ही चल सकता है, ये प्लेन को नहीं छोड़ सकता आपने। वैसे ही अगर यहाँ पे चार्ज है तो ये चार्ज इस पे चल तो सकता है ना, ठीक। इतनी बात तो क्लियर है कि अगर सरफेस, चार्ज अपने सरफेस को नहीं छोड़ेगा लेकिन सरफेस पे चल तो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस के अलोंग भी इसका एक कंपोनेंट है। अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग है, इसका मतलब ये जो चार्ज है वो क्या करेगा बच्चों, वो ये जो चार्ज है क्या करेगा, इस सरफेस के अलोंग चलने लगेगा, क्योंकि उसको तो पाथ मिल गया ना। क्योंकि चार्ज चलता किधर है बच्चों, चार्ज मूव कब करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो चार्ज मूव करने लगेगा उसी के डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, हाँ या ना, ठीक। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रहा ही नहीं। क्लियर है बच्चों। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ऐसे लिखेंगे कि इफ वी एज्यूम अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक, देन चार्ज आल्सो स्टार्ट मूविंग along the surface of the conductor, which is not possible when a conductor in electrostatic equilibrium। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के अलोंग है तो चार्ज उस सरफेस के अलोंग मूव करने लगेगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं है, ठीक। पहली बात हो गई। दूसरी बात, परपेंडिकुलर में क्यों नहीं मोशन किया बच्चों, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब मान लीजिए चार्ज है क्यू और परपेंडिकुलर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सरफेस के, क्या ये चार्ज मोशन कर पाएगा, क्योंकि चार्ज को मोशन करने के लिए कंडक्टर का सरफेस चाहिए। क्या चाहिए, कंडक्टर का सरफेस चाहिए। क्या ऐसे थोड़ी चार्ज जा पाएगा, क्योंकि यहाँ कंडक्टर थोड़ी है बच्चा, यहाँ कंडक्टर थोड़ी है। चार्ज हमेशा कैसे मोशन करता है, कंडक्टर के सरफेस पे। आप लोग इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं कि नहीं समझते, करंट कैसे समझ जाती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है ना, तो उसी को तो बोलते हो कि ये करंट फ्लो हो रही है, हाँ या ना। तो क्या बिना कंडक्टर की करंट फ्लो हो जाएगी, नहीं ना, सरफेस की जरूरत तो है। तो मैं यहाँ पे भी आप ये कह सकते हो कि चार्ज इधर फोर्स तो लग रहा होगा बच्चा, लेकिन यहाँ पे कंडक्टर है ही नहीं, मटेरियल है ही नहीं, तो चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, यानी जहां था वहीं रहेगा। और जहां था वहीं रहेगा मतलब नो मूवमेंट, यानी कोई मोशन नहीं हो रहा है। और ये किसको फॉलो कर ले रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को। समझ में आ रही है बात। आज से बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती हैं। कभी भी बच्चों एंगल पे नहीं हो सकता, अगर एंगल पे हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ये याद रखिएगा। और हर कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को अचीव करता है, वो ये कोशिश करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बना रहे बच्चों, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद इस सवाल का जवाब आपके पास बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। चलिए इस बात को भी थोड़ा सा आज समझते हैं कि क्यों जीरो होता है, ठीक है। ये तो हम आगे चल के प्रूव कर लेते हैं गॉस थ्योरम में, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग भी समझते हैं ना। फिजिक्स कैसे इस चीज को देखती है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। चलिए बच्चों एक मिनट के मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि जीरो नहीं है और सारे चार्ज इसके अंदर है। एक बात सोचिए, अगर यहाँ एक चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, ठीक है, तो ये चार्ज इधर मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ये चार्ज इधर मोशन करना स्टार्ट कर दे, फोर्स लगेगा इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगता है ना, हाँ या ना। एक मिनट के लिए अगर हम ये मान लें कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, एक मिनट के लिए, तो ये चार्ज क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है, उसी के पाथ पे चलता है, हाँ या ना। तो अगर इसमें मोशन करना स्टार्ट कर देगा बच्चों, तो एक बात सोच के देखो इस बात को कि अगर ये मोशन करना स्टार्ट किया तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रहा है कि नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है ही नहीं बच्चों, हाँ या ना। ठीक, और सारी बातें किसको लेके हो रही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को। ठीक, अभी पीछे जो बात बताई गई बिल्कुल वही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जितने भी चार्जेस हैं, ये जितने भी चार्जेस हैं ये कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पे, और सरफेस पे आने के बाद इनको मोशन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि ये तभी मोशन करेंगे जब इनको सरफेस मिलता है कंडक्टर का। इसीलिए ये सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, अगर आप एक मिनट के लिए इसको सॉलिड भी मानोगे तब भी चार्ज अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ये क्या करेगा, मोशन करते 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 जाएगा सरफेस, इसको मटेरियल मिल गया ना चलने का, क्या मिल गया बच्चों, मटेरियल मिल गया या नहीं। चार्ज कब मोशन करता है, जब उसको मटेरियल मिलता है, यानी कंडक्टर मिलता है, मेटल मिलती है। तो यहाँ पे जब मिल जाएगा तो ये चार्ज यहाँ तक मोशन करके आएगा, यहाँ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो, लेकिन उसको यहाँ पे मटेरियल ही नहीं मिला, तो चार्ज कभी सरफेस को छोड़ के आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे रुका रहेगा, और इस कारण उसका मोशन जीरो होगा, यानी उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, स्पीड जीरो होगी, और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, हाँ या ना। ठीक, तो इसका मतलब एक कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो हमेशा कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, हाँ या ना। क्या ये बात सबको क्लियर है, यहाँ तक इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रही हैं, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज का आपको बिल्कुल एकदम नोट्स अच्छी तरीके से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, लेक्चर के बाद ही, ठीक है, लिंक होगा आपके डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ तक की बात सारी क्लियर हो रही है सबको, हाँ या ना, ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चों, चलिए, तो इस पे हम लोग न्यूमेरिकल तो करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके पहले एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, उसको जरा बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहे हैं भैया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है बच्चों, मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है। एक कंडक्टर है, चलिए बच्चों, एक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। या कई लोगों के स्कूलों में, स्कूल के परीक्षाओं में इस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बच्चों। आपसे बोला है कि इसमें कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, कौन सा करेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, आप लोग इसको बता सकते हैं, देख सकते हैं अपने मन से, पहले आंसर दीजिए फिर देखिएगा कि क्या एक्सप्लेनेशन है। पहली बात, चलिए, अब लोगों ने अपना अपना आंसर डिसाइड कर लिया है बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये पहला वाला है, एक कंडक्टर है सारे बच्चों, ये जो सर्कल बना है ना, एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर के अंदर से पास हो गया है, जो कि होने का नहीं, क्यों नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं होने का मतलब होता है बच्चों कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, क्लियर है बात, ठीक। तो एक कंडक्टर के अंदर कभी हो नहीं सकता, पीछे हम लोगों ने कारण समझा कि ऐसा क्यों है, ठीक। इस वाले को देखिए, ये हो तो रहा है, अंदर जीरो है, लेकिन आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। बच्चों ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये याद रखिएगा, अंदर तो नहीं है पर ये परपेंडिकुलर नहीं बन रहा है, ठीक। अभी बताता हूँ कि कैसे बनेगा परपेंडिकुलर। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अंदर है। इसको देखिए, एक करेक्ट है, क्यों करेक्ट है बच्चों, ये भी नहीं हो सकता था, एक करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि एक तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब, अच्छा, और सरफेस के परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है, इस बात को समझिएगा बच्चों, जैसे कोई भी कर्व हो, सर्कल हो, कोई भी हो, थोड़ा इस बात को समझ लीजिए, कई बार काम आएगा बच्चों। अगर कोई सर्कल है और मैं कहूँ कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए, मैं अगर ये कहूँ कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए, इसका मतलब बच्चों किसी भी सर्कल के किसी भी कर्व पार्ट के परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो उसके सेंटर से पास होती हुई जाए, एक ऐसी लाइन जो उसके सेंटर से पास होती हुई दिखे, क्योंकि जैसे ही यहाँ टेंजेंट ड्रा करूंगा 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक। तो अगर कोई कर्व है और कोई कहे कि परपेंडिकुलर है, तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखना चाहिए उस लाइन को कि वो कहाँ से पास होके जा रही है, सेंटर से। अब इसमें जरा देखिए, यहाँ पे ऐसे चली गई ना, ऐसे चली गई, ऐसे चलिए, सेंटर से पास होगी क्या, नहीं होगी, हाँ या ना, सेंटर से पास होगी क्या, नहीं होगी, ये और ये वो तो हो नहीं सकते थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आने के बाद ये लाइन यहाँ पे कर्व सा बना रही है, कर्व सा बना रही है, हाँ या ना, ये लाइन कर्व सा, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा बच्चों तो सेंटर से पास होती हुई चली जाएगी। समझ में आ पा रही है बात की नहीं आ रही है, हाँ या ना, ठीक। तो यहाँ पे कभी भी एक कर्व जैसा बनेगा, यानी यहाँ पे कोई भी लाइन है बच्चों, कहीं भी कर्व है पूरे फिजिक्स में, अगर वहां पे लाइन कोई है तो हमें ऐसी दिखनी चाहिए कि वो सेंटर से पास होती हुई जा रही है, क्या हो रही है, सेंटर से पास होती हुई जा रही है, हाँ या ना। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको,
समझ में आ पा रही है बात? ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए अभी आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो आज से याद रखिएगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चा। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ये कब सोचोगे इसके बारे में? जब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट हो और उसमें कोई चार्ज रखी जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट हो और उसमें कोई चार्ज रखी जाए। एक बात, ये पहला पॉइंट है न्यूमेरिकल की दृष्टि से। दूसरी बात बच्चों कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो इस पे फोर्स इधर ही लगेगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे फोर्स लग जाएगा Q इंटू ई के बराबर। किसके लग जाएगा? Q इंटू ई के बराबर। दूसरा तरीका है बच्चों, अगर निगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगा हमेशा Q इंटू ई के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको एक बात लिखनी है, क्या लिखिए, ध्यान से सभी लोग लिखिए इसे। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्या चीज बच्चों? पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्लियर है? ये पहला पॉइंट है बच्चों। दूसरा पॉइंट है, निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। हाँ या ना? ये क्यों? ये डिफिनेशन में भी था। ये बात आपको पहले भी बताई गई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पाथ के अलाउंग चले। ठीक है, उसी डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मैंने वो दो सर्कल से बनाए थे, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, नेगेटिव पे। अगर सिंगल चार्ज है तो कहाँ एंड मानेंगे? इन्फिनिटी पे। कहाँ से आता हुआ मानेंगे? इन्फिनिटी पे। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो खत्म होता हुआ इन्फिनिटी पे नेगेटिव मान लेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज पे आ रहा है तो पॉजिटिव से हम लोग इन्फिनिटी मान लेंगे। एक बात इसको समझिएगा, इसको एक आपको समझाने का एक और तरीका है बच्चों। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ तो रही है ना कहीं से, कहाँ से आ रही होगी? किसी न किसी पॉजिटिव चार्ज। देखिए न्यूमेरिकल के लिए टेक्निक्स बताई जा रही है बच्चों। ठीक, मान लीजिए मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक, ऑब्वियस है किसी न किसी पॉजिटिव से जनरेट हुई होगी। जरा गौर से सोचिएगा एक मिनट के लिए इस बात को। ठीक है बच्चों, किसी न किसी पॉजिटिव चार्ज से ही तो आ रही होगी, चाहे वो इन्फिनिटी पे ही सही, चाहे वो इन्फिनिटी पे ही सही, पर एक पॉजिटिव चार्ज से आ रही होगी ना। अब अगर मैं इसमें एक प्लस क्यू का चार्ज रख दूं तो ये बताइए ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना? रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? क्या ये बात सबको क्लियर है? तो रिपेल किधर करेगा बच्चा? इधर ही तो करेगा, क्यू इंटू ई के बराबर फोर्स लगाएगा। और अगर मैं यही निगेटिव चार्ज रख दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, और कितने से? क्यू इंटू ई के बराबर। हाँ या ना? क्या ये बात न्यूमेरिकल के लिए क्लियर है? तो आप इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मान लीजिए कि वो कहीं पॉजिटिव से जनरेट हुई होगी। क्लियर है? तो अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो किधर करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। हाँ या ना? उसी बात को ये कॉन्सेप्चुअली लिखा गया है बच्चों। ये आपको न्यूमेरिकल में याद रहे सारी सारी चीजें, इसके लिए बताया गया है। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग इसको। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, एक न्यूमेरिकल है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के ये मतलब ये साइड सारी ये हो जाएंगी बच्चों। सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है बच्चों। ठीक है, कभी भी गौर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अच्छा देखिएगा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सबसे पहला काम ये है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप क्या कीजिए बच्चों कि इस चार्ज की वजह से इधर फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स किस साइड लगेगा, इस बात को डिसाइड कीजिए। इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स किधर को लगेगा, इस बात को सोचिए जरा एक मिनट के लिए आप। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा सोचिए। मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे वहां पे अपने मन में ये मानिए, वहां पे ये एज्यूम करिए कि वहां पे क्या रखा होगा? +1 कूलम का चार्ज। क्या रखा होगा बच्चों? +1 कूलम का चार्ज। तो अगर यहाँ +1 कूलम का चार्ज है तो एक मिनट के लिए सोचिए ये क्या करेगा? इसको, ये इसको रिपेल करेगा। मैं इसको फर्स्ट चार्ज मान ले रहा हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ बच्चों, इसको थर्ड मानता हूँ, इसको फोर्थ मान लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप ही को करनी है। ये क्यू तो फर्स्ट चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। इधर करेगा, इधर करेगा। ये हो गया मेरा बच्चों E1। हाँ या ना?
A2 वाला क्या करेगा, ए भी तो रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन आप फोर्स सोच के बनाइए और उस पर लिखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, हाँ या ना। और 4 क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। एक बात बताइए, क्या E1 E2 E3 E4 सबकी वैल्यू बता सकते हैं क्या आप? बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों। मैं E1 की वैल्यू अगर बात करूं तो K Q अपॉन, अगर ये पॉइंट A मान लें, ए B मान लें, C मान लें, ए D मान लें, तो K Q अपॉन ओ ए का स्क्वायर या ए ओ का स्क्वायर, जैसे भी आप समझो, ए ओ का स्क्वायर मान लो। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्या ये डिस्टेंस समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना? फार्मूला तो यही था ना, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको मैंने के लिख रखा है बच्चों। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या लिख दिया, के। 1/4 पाई एप्सिलॉन को मैंने क्या लिख दिया, के लिख दिया। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब सवाल है बच्चों ए ओ की वैल्यू कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ पे ए ओ, बी ओ, सी ओ और डी ओ चारों इक्वल होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, तो अगर ए पूरा ए है तो ए वाला पॉइंट a/2 होगा, ये डिस्टेंस, हाँ या ना? और ए वाला डिस्टेंस भी a/2 होगा, तो a/2 और ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे राइट एंगल है। ठीक है, तो जरा ये बताइए AO इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट a/2 का होल स्क्वायर और a/2 का होल स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना? तो a²/4, a²/4, तो 2a²/4 कैंसिल, तो a/√2 क्या मिल गया बच्चों, a/√2, हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर है? तो a/√2 हो गया। अब क्या यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ना। यहाँ से ध्यान से देखिए, के क्यू अपॉन यहाँ पे a/√2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ऐसे ही E1, ऐसे E2, ऐसे E3, ऐसे E4, ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, E1 E3 एक लाइन के अलोंग है, E1 और E3 एक लाइन के अलोंग है, तो या तो E1 बड़ा होगा या तो E3 बड़ा होगा, आप उसको देख लेंगे कैलकुलेशन में, और E1 माइनस E2 निकालेंगे। मैंने कहा बच्चों कि मान लीजिए कि E1 बड़ा है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अच्छा E3 बड़ा है, तो मैंने कहा E3 बड़ा है तो इसका रिजल्टेंट इधर ही होगा, वो मैंने कहा कि E डैश है। क्लियर है? अच्छा, इसमें बच्चों A4 वाला ज्यादा होगा, तो मैंने कहा कि भैया इधर इसका E डबल डैश है। समझिएगा बात को साथ साथ, ठीक है ना? E डबल डैश है। तो अब जरा ये बात समझिए, ये दोनों तो 90 डिग्री पे होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो आपका फाइनल E नेट क्या आना चाहिए, अंडर रूट E डैश का स्क्वायर प्लस E डबल डैश का स्क्वायर, हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? E डैश का स्क्वायर प्लस E डबल डैश का स्क्वायर, क्या ये पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, तो ये बात आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं बच्चों। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से कीजिएगा, कभी मैं इसको असाइनमेंट में लूंगा तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे पूरे आंसर्स के साथ। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको ये कोशिश करने के लिए दी है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, ये तो यूट्यूब पे जा रही है वीडियोस, ठीक है, तो इसमें आप लोग डाउट वगैरह नहीं पूछ पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, और जिनको प्रॉपर पूरी तरीके से पूरे फिजिक्स को कवर करना है 12th के लिए चाहे 11th के लिए, ठीक है, वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। उसमें अपने बैचेज में आपको इनरोल करना होगा, जहाँ पे लेक्चर्स जो होंगे वो तो रिकॉर्डेड होंगी जैसे ये है, ठीक, लेकिन डाउट के लिए हर संडे को 2 घंटे से 2.5 घंटे का एक लाइव सेशन होगा। ठीक है, तो आपको अगर वहाँ पे देखना है, अच्छा जो आसपास के बच्चे हैं वो लोग हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, अपने डाउट बिल्कुल फेस टू फेस आकर के पूछ सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी आकर के अपने बच्चों की रिपोर्ट हमसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, उनको चेक करिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे इसके नोट्स वगैरह, अच्छा जितनी प्रॉपर्टीज हमने आज पढ़ी है बच्चों, इस सबके नोट्स आपको उस टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो चैनल जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिलते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।